वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोगों ने आईपीसी 1860 दैट मीन्स भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को और उनकी सभी महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ा। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी जो टॉपिक है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम। आज का जो आपका विषय होगा वो क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा अधिनियम। इंग्लिश में कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, यानी पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो 100% होते हैं, 99% कह सकते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा अधिनियम। टॉपिक आज का है आपका अध्याय जो है ये एक अलग आपका सेक्शन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इंग्लिश में क्या कहा जाता? इंग्लिश वाले स्टूडेंट जान लेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या होता है पहले इसे हम लोग समझेंगे। ये जो एक्ट है ये महिलाओं के लिए लाया गया। किसके लिए लाया गया? महिलाओं के लिए लाया गया। और किस महिला के लिए? जो एक घरेलू दायरे में रहती हो। किसके लिए लाया गया? महिलाओं के लिए। ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है। अगर ये सबसे पहले प्रश्न आपके माइंड में आते ये घरेलू हिंसा अधिनियम है किसके लिए, तो एक बात माइंड में खूब नोट कर लीजिएगा, महिलाओं के लिए लाया गया। एक एक पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो 100% इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं के लिए लाया गया। दूसरी बात, घरेलू हिंसा है क्या पहले ये समझ लीजिए। घरेलू दायरे में हिंसा, घरेलू दायरे में हिंसा जो घटित होती है उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू घर के दायरे के अंतर्गत हिंसा घटित होती है। किसके साथ घटित होती है? महिलाओं के साथ घटित होती है। उसी को क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा कहा जाता है। महिला का, किसी महिला का भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। किसी महिला का भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो या ऐसी करने की नीयत रखता है जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है। क्या होगा? घरेलू हिंसा कहलाएगा। तो एक लाइन में लिख लेंगे, घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। यहाँ पर एक लाइन में पहले लिखेंगे हम लोग घरेलू दायरे, घरेलू हिंसा हेडिंग होगी आपकी। अभी आगे अनुच्छेद में बताया गया है, यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा, घरेलू दायरे में हिंसा, डोमेस्टिक प्रीमिसेस में घरेलू दायरे में हिंसा, दायरे में हिंसा क्या कहलाती है? घरेलू हिंसा कहलाती है। हिंसा कहलाती है। एक बात यहां पर और समझिएगा, क्या? एक बात और समझने योग्य है, क्या? घरेलू दायरे में जो हिंसा होती है वो क्या कहलाती है? घरेलू हिंसा कहलाती है। ठीक है। महिला का, किसी महिला का
महिला का भावनात्मक मौखिक आर्थिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे पारिवारिक संबंध हो, किसी ऐसे पुरुष द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे पारिवारिक संबंध हो। समझिएगा कहने का सेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहने का सेंस समझिएगा। ऐसा व्यक्ति, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 बाय 1 सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जल्दी से नोट करिए, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिएगा कहने का सेंस ये है कि कोई महिला, यानी जो घरेलू हिंसा किसके लिए, महिला के लिए, कोई महिला जिसका एक ऐसा पुरुष जो उसके साथ घर में रहता हो या पारिवारिक संबंध हो वहीं पर उसी स्थान पे, यानी जब उस घर के दायरे में ही क्या होती है, हिंसा होती है। बाहर होगी तो आईपीसी के एक्ट के तहत कार्यवाही होगी, लेकिन अगर उसी घर के दायरे में होती तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उसमें कार्यवाही की जाती है। महिला का संबंध, अब यहां पर देखिएगा एक पॉइंट और है, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है। जो महिला बार बार मैं कह रहा हूं यहां पर दिया भी गया है, चलिएगा देखेंगे। पीड़ित या व्यथित व्यक्ति कौन होता है? पीड़ित या व्यथित व्यक्ति, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति कौन होता है? इस अधिनियम के तहत पीड़ित या व्यथित व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो समझिएगा, कोई महिला, ऐसी महिला जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में निवास करते हैं, वो चाहे लिविंग में किसी महिला के साथ रहता हो व्यक्ति, महिला किसी पुरुष के साथ लिविंग में रहती हो, चाहे किसी की पुत्री हो, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे किसी की पत्नी हो। ज़्यादातर इस जो ऐसे मामले आते हैं वो आपके पति पत्नी के ही आते हैं, लेकिन वो चाहे पुत्री ही हो, अगर वहाँ पर उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है महिला के साथ, तो वहाँ पर पीड़ित कौन होगा? महिला होगा। समझिएगा, ऐसी महिला कैसी महिला, देखिएगा, ऐसी महिला, पहला पॉइंट, ऐसी महिला जो घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में निवास करती हो। साझी गृहस्थी यानी कि दोनों का उसमें हिस्सा उसमें रहती हो। साझी गृहस्थी में निवास करती हो, में निवास करती हो, या संबंध की बात कर ले, रक्त जनित संबंध की बात कर ले। पहले जो खून के रिश्ते होते हैं, रक्त जनित संबंध में अगर बात कर ले हम लोग, तो क्या हो सकता है? पुत्र और माता भी हो सकती है, या भाई बहन हो सकते हैं, पिता पुत्री हो सकते हैं, या विवाह जनित रिश्ते में कौन? पति पत्नी, देवर भाभी, ससुर बहू। अब ये क्या होते हैं? ऐसे टाइप के जो रिश्ते होंगे, यहाँ पर पीड़िता कौन होगा, यहाँ पर व्यथित कौन होगा या पीड़िता कौन होगा? समझिएगा,
रक्त जनित रिश्तों में माता यानी हमेशा महिला ही क्या होगी, पीड़िता होगी। इसके अंतर्गत महिला ही क्या होगी, पीड़िता होगी, जो एक घर में साथ में निवास करती हो। आ गई यहाँ तक बात, सभी को क्लियर है बात? देखिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई एक महिला जो एक घर में साथ रहती हो, साझी गृहस्थी में रहती हो, वो क्या कहलाती है, वही पीड़िता होती है। उसी के लिए यह अधिनियम बनाया गया। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का शोषण किया जाता है या शोषण करने का प्रयास किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे या नोट कर लेंगे जल्दी से। हो गया। आइए अब हम लोग जानेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम आया कब, लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, सारी अलग अलग बातें यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 13 सितंबर पॉइंट टू बी नोटेड, 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा और 14 सितंबर 2005 को 14 सितंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर 2005 को भारत सरकार के गजट में, यानी इन्होंने अधिनियम बना दिया ना, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ। दो बातें, कब पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, दोनों की तिथियों में अंतर है, याद रखिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू। समझिएगा पॉइंट को, देखिएगा। पारित कब हुआ, 13 सितंबर 2005 को। गजट कब किया गया, 14 सितंबर 2005 को। लेकिन देखिए डिफरेंस है, लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो आंसर आपका क्या होगा, 26 अक्टूबर सन 2006। और पारित कब हो गया, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, 13 सितंबर सन 2005। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि सर 2005 लिखा है तो 2005 ही माइंड में होता है। एक्चुअली लागू करने की तारीख और पारित होने की तारीख में अंतर है। अब अगर यह प्रश्न पूछा जाए क्या अब ये जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं लागू है, तो धारा 370 के हटने के बाद हर स्थान पे लागू, या धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू, यानी उसको विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो सब कुछ वहां लागू हो गया, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली इसकी क्या इंपॉर्टेंट धाराएं हैं या क्या क्या और बातें यहाँ पर हमें सीखनी है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए। लागू कब, 26 अक्टूबर 2006 को। पारित कब, 13 सितंबर 2005 को। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने यहां से। अब बात आती है घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये लाया क्यों गया, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये लाया
क्यों गया, इसकी बात अगर मैं आपसे करूं, यहां पर अगर प्रश्न ये पूछा जाए घरेलू हिंसा अधिनियम लाया क्यों गया, इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम लाया क्यों गया। समझिएगा पॉइंट को। अब ये अधिनियम लाया क्यों गया है, इसकी अगर बात हो तो क्यों लाया गया, ये अधिनियम महिला को प्राप्त क्या है, संवैधानिक अधिकार है। यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त क्या है, संवैधानिक अधिकार है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अर्थात दैहिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने अनुच्छेद 21 पढ़ा होगा संविधान में, नहीं पढ़े होंगे तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पॉलिटी वाले सर आपको पढ़ाएंगे। यहां पर अगर आपसे ये कहा जाए कि ये अधिनियम लाया क्यों गया, तो ये जो है एक महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार है, अर्थात दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमामयी जीवन को लागू करने के लिए ये क्या लाया गया है, महिलाओं के गरिमामयी जीवन को देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार है। यह अधिनियम, यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त, महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार है। अधिकार है, अर्थात प्राणदैहिक स्वतंत्रता, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। समझिए कॉन्सेप्ट को, आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 21 को, तो वहां पर प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, तथा गरिमामय जीवन को जीने के लिए, तथा गरिमामय जीवन जीने के लिए, यानी महिलाओं की शारीरिक जो है, शारीरिक या उनकी जो गरिमा है, जो उनका जो सम्मान है वो बना रहे, उस पर किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए, इसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लाया गया। और आपने को मैंने बताया किसी प्रकार से मानसिक, आर्थिक, यौन, शारीरिक किसी भी तरीके का अगर शोषण घरेलू दायरे के अंतर्गत किसी भी पारिवारिक या नातेदारी से संबंधित व्यक्ति जिसके साथ वह साझी गृहस्थी में रहती हो, अगर करता है इस प्रकार से कोई कृत्य या ऐसा करने का आशय रखता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो घरेलू हिंसा होगा। और इसके तहत ये घरेलू हिंसा अधिनियम आपके लाया गया है। क्लियर है सभी को बात? आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की बात मैं आपसे करूंगा। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, सभी धाराएं तो नहीं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले धारा 1 की बात मैं आपसे करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी भी अधिनियम में, किसी भी एक्ट में धारा 1 जो होती है वो उसके परिचय और उसके परिभाषा की बात करता है ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैक्सिमम जो भी अधिनियम है, चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो, कोई भी अधिनियम है, चाहे सूचना का, किसी भी अधिनियम में सबसे पहले परिचय की बात होती है। धारा 1 में मैक्सिमम बातें यही रहती हैं। पूछा भी नहीं जाता, पूछा जाएगा तो परिचय ही आपका आंसर होगा। हो गया? चलिए आइए सबसे पहले इसके हम लोग बात करें किसकी, सेक्शन 1 की बात करेंगे। धारा 1, धारा 1 में क्या बात कही जाती है समझिएगा। धारा 1 में क्या मैंने आपसे कहा, संक्षिप्त परिचय और परिभाषा। किसकी परिभाषा और परिचय? अधिनियम की। ठीक है, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय
एवं परिभाषा, किसकी परिभाषा दी गई है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं अधिनियम की, क्योंकि धारा 3 जो है वो घरेलू हिंसा की परिभाषा देता है। प्रश्न बन गया तो कंफ्यूजन हो सकती है ना। अधिनियम की, ब्रैकेट में मैंने आपसे लिख दिया अधिनियम की, ठीक है। तो जो घरेलू हिंसा की परिभाषा देता है वो धारा 3 है, तो दोनों में कंफ्यूजन न हो, इसलिए यहाँ पर ये चीजें अलग अलग करना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये धारा 1 हो गया। धारा 2 में क्या, धारा 2 छोड़ दीजिए, स्किप करिए, वहां पे डेफिनेशन की बात हो रही है। धारा 3 अगला जो इंपॉर्टेंट है, धारा 3 में क्या, घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। मैंने आपसे कई बार बताया, इसके अंतर्गत मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाना, ताने देकर अपमानित करना, जो कि सभी घरेलू हिंसा से तात्पर्य रहता है, इसके अंतर्गत आएगा। तो घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। अध्याय 3, धारा 3 में क्या कहा गया, ये अध्याय 2 भी हो जाता है। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं और अध्याय 2 यहाँ से धारा 3 से स्टार्ट होता है। अध्याय अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे अध्याय हैं, ठीक है। धारा पे ही हमें फोकस करना है। घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया जिसके अंतर्गत, जिसके तहत मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाना, महिला को मानसिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का कष्ट, महिला को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कष्ट पहुंचाना, महिला को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाना या ताने देकर अपमानित करना, या ताने देकर अपमानित करना, या ताने देकर के क्या करना, अपमानित करना, ठीक है। ताने देकर क्या करना, अपमानित करना, जो कि सभी घरेलू हिंसा से तात्पर्य रखता है, जो कि सभी घरेलू हिंसा से तात्पर्य रखता है, इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आएगा। ये धारा 3 में बात कही गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट धारा की बात मैं आपसे करूंगा। हो गया, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घरेलू हिंसा को परिभाषित धारा 3 में किया गया और अधिनियम को परिभाषित या अधिनियम का संक्षिप्त परिचय धारा 1 में दिया गया। धारा 4 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 3 हो गया आपका, धारा 4 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 4 सेक्शन 4 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है? घरेलू हिंसा की सूचना कौन देगा भाई? संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचना कौन देगा? ये बात धारा 4 में कही गई। क्या बात कही गई जरा देखिएगा। धारा 4 में बात कही गई कि घरेलू हिंसा की सूचना कौन देगा? घरेलू हिंसा की सूचना व्यथित या पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? महिला। मैंने आपसे बताया व्यथित या पीड़ित व्यक्ति या उसका कोई करीबी
रिश्तेदार, कोई भी दे सकता है, करीबी, संबंधित संरक्षण अधिकारी, को दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर जो व्यथित व्यक्ति है वो सूचना नहीं दे सकती है संबंधित संरक्षण अधिकारी को, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी, कोई उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो जानता हो कि इनके यहाँ घरेलू हिंसा कारित हो रही है, इस महिला के साथ घरेलू हिंसा कारित हो रही है, तो वो सूचना दे देगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक धारा और यहीं पर डिस्कस करता हूँ, धारा 8, संरक्षण अधिकारी होता कौन है, ठीक है, ये जरा समझ लीजिएगा। या संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाती है, सेक्शन 8 में ये बात कही गई। धारा 8, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार नियुक्त करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले में स्थिति के अनुसार, जिले में स्थिति के अनुसार, यानी पॉपुलेशन कैसी है या वहां पर केसेस कैसे आ रहे हैं, जिले में स्थिति के अनुसार कितने भी महिला या पुरुष, महिला पुरुष कोई बाउंडेशन नहीं, पुरुष हो गया महिला होगी, कोई भी महिला भी हो सकती पुरुष, कितने भी पुरुष या महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले में स्थिति के अनुसार कितने भी महिला पुरुष के रूप में की जा सकती है, के रूप में की जा सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिले में एक ही होगा संरक्षण अधिकारी, एक से अधिक भी हो सकते हैं, जिले के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज आपने घरेलू हिंसा अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं और इसके परिचय के बारे में आज आपने जानकारी ली। अगली क्लास में और जो अन्य महत्वपूर्ण धाराएं हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके भाइयों बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और जो प्रयास है वो हम लोगों का जो प्रयास है वो फलीभूत हो सके। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इसके आगे फिर से मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में रूबरू होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।